हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बन गया था। अब जाइगोट से आगे पढ़ेंगे कि जाइगोट में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो जाइगोट में जो भी बदलाव होते हैं उसको हम जो है भ्रूणीय विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट के बनने से प्रसव तक के परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से भ्रूणीय विकास कहते हैं। यानी जब जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद जब बच्चे का जन्म होता है उसके बीच जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं उसको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, भ्रूणीय विकास कहते हैं। जो भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं हैं, किन किन फेज में जो है हम भ्रूणीय विकास को पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले है विदलन यानी क्लीवेज। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ मोरूला यानी मोरूला का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला यानी ब्लास्टुला का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुला का बनना, या इसको जो है गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। इस बीच जो है गैस्ट्रुला बनता है तो उस बीच जो है प्लेसेंटा का निर्माण भी होता है, और अंत में जो है क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो सबसे पहले हम विदलन को समझ लेते हैं कि विदलन किसे कहते हैं। जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात जो है युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। जो ये जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में जो है तीव्र गति से जो है बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, और इन्हीं समसूत्री विभाजनों को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। इस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या जो है बढ़ती जाती है, उसमें वृद्धि होती जाती है, किंतु हर विभाजन के बाद इनका आकार छोटा होता जाता है। तो क्लीवेज में यानी जब युग्मनज में जो है विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है तो अंदर जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। पहले 2 बनती है, फिर 4 बनती है, फिर 8, 16, इस तरीके से जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ये कोशिकाएं जो हैं शुरू में जो है जब 2 रहती हैं तो बड़ी बड़ी रहती हैं, लेकिन 2 की जब 4 बनेंगी तो वो छोटी होती जा रही हैं, 4 की 8 होगी तो और छोटी हो जाएंगी। विदलन के पश्चात बनी इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बन रही हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। विदलन के प्रथम विभाजन में युग्मनज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला विभाजन होता है और युग्मनज जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जो हमने पहले भी तो 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए। पहला विभाजन हुआ, ये जो है 2 कोशिकाएं बन गई, यानी 2 ब्लास्टोमियर बन गए। दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पे होता है और जिससे 4 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। तो पहला विभाजन ऐसे हुआ था, दूसरा विभाजन जो है इसके समकोण में हो जाता है। तो ये दूसरा विभाजन यहाँ पे दिखा रखा है। 2 से कितनी कोशिकाएं हो गई, 4 कोशिकाएं, यानी 4 ब्लास्टोमियर्स बन गए। इसी प्रकार 4 से क्या बनती है, 8 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, और 8 से क्या बनते हैं, 16 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो तीसरे विभाजन में 8 ब्लास्टोमियर्स तथा चौथे विभाजन में जो है 16 ब्लास्टोमियर या 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, एक ही बात है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो 16 ब्लास्टोमियर बन जाती हैं। 16 कोशिकीय या 16 ब्लास्टोमियर्स की इस संरचना को मोरूला कहते हैं। ये मोरूला है। यहाँ पे जो है कितनी कोशिकाएं हैं, 16 कोशिकाएं हैं या 16 ब्लास्टोमियर्स हैं। तो ये संरचना जो है क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। तो जो युग्मनज होता है,
युग्मनज में जो है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जैसे तुमको पता है, समसूत्री विभाजन में एक मातृकोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, यहाँ पे बन गई। 2 से जो है 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, 8 से 16। तो जब ये 16 कोशिकीय या 16 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है तो इस संरचना का क्या नाम है? मोरूला इस संरचना का नाम है। मोरूला के बारे में जान लेते हैं। मोरूला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मोरूला ये देख लेते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने के पश्चात 16 ब्लास्टोमियर्स वाली जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? मोरूला। ये हमने पीछे भी देख दिया। मोरूला निषेचन के 3 से 4 दिन में पूर्ण हो जाता है। यानी जब निषेचन हुआ, निषेचन के तुरंत बाद जो है जाइगोट बना और तुरंत बाद जो है उसमें जो है 1 घंटे के अंदर विभाजन शुरू हो जाते हैं। पहला प्रथम विभाजन होता है, फिर द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चौथा होता है। तो 3 से 4 दिन में जो है कितने विभाजन हो जाते हैं? 4 विभाजन हो जाते हैं और वो युग्मनज जो है क्या बन जाता है? 16 ब्लास्टोमियर्स का बन जाता है। मोरूला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो मोरूला है जिसमें जो है 16 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोरूला में 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं। एक बाहर वाले होते हैं जो बाहर की लेयर बनाते हैं और एक अंदर की बनाते हैं। तो पहले वाले को बोलते हैं बाह्य कोशिका संहति यानी आउटर सेल मास। यह भाग मोरूला के बाहर की ओर होता है जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं कुछ छोटी होती हैं, ज़्यादा छोटी होती हैं अपेक्षाकृत। बाह्य कोशिका संहति से ट्रोपोब्लास्ट बनता है। जो ये आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास से जो है ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है जो कि बाद में जो है अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो बाह्य कोशिका संहति जिसकी कोशिकाएं जो हैं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, इससे ट्रोपोब्लास्ट बनता है और ट्रोपोब्लास्ट जो है बाद में प्लेसेंटा का निर्माण भी करता है, अपरा का निर्माण भी करता है। निषेचन के 4 से 6 दिन बाद मोरूला गर्भाशय में पहुंच जाता है। दूसरा जो है भीतरी कोशिका संहति होती है। एक बाह्य कोशिका संहति हो गई, दूसरी क्या हो गई? भीतरी कोशिका संहति यानी इनर सेल मास। इस भाग की कोशिकाएं कुछ बड़ी होती हैं। किसकी? बाह्य कोशिका संहति की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे बड़ी होती हैं। इस कोशिका समूह से भ्रूण के विभिन्न अंगों का विकास होता है। जो भ्रूण बनता है, भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं, वो किन कोशिकाओं से बनते हैं? भीतरी कोशिका संहति यानी इनर सेल मास से बनती हैं। बाह्य कोशिका संहति यानी आउटर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण करता है और उससे प्लेसेंटा बनता है। और जो भ्रूण के अंग बनते हैं बाद में, वो किससे बनते हैं? इनर सेल मास से यानी भीतरी कोशिका संहति से बनते हैं। अगला है ब्लास्टुला का बनना, यानी इसको ब्लास्टोसिस भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। मोरूला फैलोपियन नलिका से जिस समय गर्भाशय में आता है उस समय भी विभाजन होते रहते हैं। समसूत्री विभाजन लगातार होते रहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है और क्योंकि फैलोपियन नलिका में जो है छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो सीलिया जो हैं गति करते रहते हैं। उन्हीं सीलिया की मदद से जो है मोरूला आगे की तरफ खिसकता रहता है और ये कहाँ जाता है? लास्ट में गर्भाशय में आ जाता है। तो गर्भाशय में आते समय भी इसमें क्या होते रहते हैं? विभाजन होते रहते हैं, समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है? 32 कोशिकीय हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। जब ये 32 कोशिकीय हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। गर्भाशय में पहुंचकर यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लग जाता है। तो अभी मोरूला है, मोरूला जो है गर्भाशय में पहुंच गया। गर्भाशय में पहुंचकर यह जो है गर्भाशयी द्रव, इसको जो है गर्भाशयी दुग्ध भी कहते हैं। गर्भाशयी द्रव को क्या कहते हैं? गर्भाशयी दुग्ध भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो है इस समय किसको है, मॉरूला को है। तो गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है तथा 3 दिनों तक पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। तो 3 दिन तक जो है ये गर्भाशयी द्रव में घूमता रहता है, पड़ा रहता है और क्या करता रहता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करता रहता है। गर्भाशयी द्रव को गर्भाशयी दुग्ध भी कहते हैं। यह 32 कोश की संरचना एक खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाती है। अब ये जो है 32 कोश किया हो गया। 32 कोश किया ये संरचना जो है क्या हो जाता है, इसमें जो है बीच वाला भाग खोखला हो जाता है और कोशिकाएं जो है 2 लेयर में आ जाती हैं, ठीक है ना। और बीच वाला हिस्सा क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला क्या है, ब्लास्टुला एक खोखली गेंदनुमा संरचना है। इसमें कोशिकाओं की 2 परत बनती है। एक बाह्य परत है जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। जो ये बाह्य परत है, बाह्य परत को जो है ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और अंदर की भीतरी, अंदर की ये वाली है, इसको अंदर की ये वाली है जो रेड कलर में बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं, भीतरी कोशिका संहति कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट जो है क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट कोरियन तथा एमनियन नामक भ्रूण कलाओं का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो जो है कोरियन और एमनियन, कोरियन तथा एमनियन नामक भ्रूण कलाओं का निर्माण करता है। ये कलाएं भ्रूण को एक तो सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण प्रदान भी करती है और साथ ही साथ जो है अपरा यानी प्लेसेंटा के निर्माण में भी सहायक होती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ किसमें सहायक होती हैं, अपरा के निर्माण में सहायक होती हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट किसका निर्माण कर रहा है, कोरियन तथा एमनियन का। ये क्या है, भ्रूण कलाएं हैं, इनका निर्माण करता है। ये कलाएं जो है भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है और साथ ही साथ जो है किसका निर्माण कर रही हैं, अपरा के निर्माण में भी सहायक हो रही हैं। जबकि भीतरी कोशिका संहति, भीतरी कोशिका संहति ये है जो रेड कलर में है। तो भीतरी कोशिका संहति जो है किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है, भ्रूण का निर्माण। ब्लास्टोसिस यानी ब्लास्टुला गर्भाशय की अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का जो अंतः स्तर होता है वो एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो ब्लास्टुला जो है गर्भाशय के अंतः स्तर यानी जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं पर स्थापित हो जाता है। इस घटना को रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब गर्भाशय की जो अंतः स्तर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसमें ब्लास्टुला का फिक्स होना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है या इम्प्लांटेशन कहलाता है। और यहीं पे जो है किसका निर्माण होता है, अपरा का निर्माण होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण। ब्लास्टुला जब गर्भाशय की दीवार से चिपकता है तो ट्रोपोब्लास्ट किस पे है, ब्लास्टुला का आउटर लेयर है। तो ब्लास्टुला जब गर्भाशय की दीवार पे चिपकता है तो ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम का स्राव करती हैं। जो ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, लाइटिक एंजाइम का स्राव करती हैं। लाइटिक एंजाइम क्या करता है, गर्भाशय के अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम को गलाकर नष्ट कर देता है, जिससे जो है भ्रूण पूर्णतः एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, वो उसके अंदर तक चले जाता है। अब ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विलाई का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, विलाई का निर्माण करती हैं। यही विलाई जो है भ्रूण तथा गर्भाशय की दीवार के बीच अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला आते हैं, अगला टॉपिक है गैस्ट्रोला भवन। ब्लास्टोसिस
की भीतरी कोशिका संहति। ब्लास्टोसिस है, अभी बताया था कि ब्लास्टोसिस का जो बाह्य कोशिका संहति है वो ट्रोपोब्लास्ट बना देती है, जबकि भीतरी कोशिका संहति क्या हो जाती है, अब 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। ब्लास्टोसिस की भीतरी कोशिका संहति क्या करती है, 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। इन 3 जनन स्तरों वाली संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। जब ये 3 स्तर के बन जाते हैं तब इसको क्या कहते हैं, इस संरचना का नाम तब गैस्ट्रुला हो जाता है। गैस्ट्रुला के जो 3 स्तर हैं वो क्या क्या हैं, एक तो है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। तो जो सबसे बाहर है वो एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो क्या क्या करती हैं, एक्टोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो आहार नाल बनाती हैं, बाल बनाती हैं, नाखून बनाती हैं, तंत्रिका तंत्र आदि अंगों का निर्माण करती हैं। मेसोडर्म क्या करता है, मेसोडर्म जो है त्वचा का डर्मिस भाग बनाता है। मेसोडर्म भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की परत है ये। तो मेसोडर्म की कोशिकाएं क्या करती हैं, त्वचा का डर्मिस भाग, पेशियां बनाती हैं, वृक्क बनाती हैं, नेत्र आदि इस मेसोडर्म से बनते हैं। और एंडोडर्म से क्या होता है, एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म की कोशिकाएं जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जनन कोशिकाएं आदि का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से इन 3 लेयर से जो है क्या बनते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ये जनन स्तर हैं तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 जनन स्तरों से जो है विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद जो है अंतिम प्रसव। प्रसव यानी गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं।